ज़रूरत के अनुसार वो उन्होंने बांटे थे, और उससे वे जो दलित थे वो हमारे गांव में फिर से बस गए थे। 2007 से लगातार, चाहे हम फूलचंद मौलाना से बात करें, कुमारी शैलजा से बात करें, अशोक तंवर की बात करें, और आपके जो प्रधान उदय भान जिनका था, उनसे पूछा जाता तो हाईकमान, फिर आपने कहा हाईकमान, तो रोटी कट्ठी जाती थी, और जब खाते थे तो सबको बुला करके भाई तेरी भी रोटी आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज के मेरे मेहमान हैं कांग्रेस नेता और राजनीतिक विश्लेषक तेजवीर मैना जी। मैना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा मैना साहब, हमारे हरियाणा का माहौल तो सारा राजनीतिक हो चुका है, और जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कांग्रेस बीजेपी, उनकी जो डेली अपडेट्स हो रही हैं सभी का उस पर पैनी नज़र है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी दिल्ली साइड में घूम के आए हैं, फरीदाबाद साइड में, क्योंकि वहाँ की हम डिस्कशन कम कर पाते हैं, क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ सिंह जी, मैं कल गया था फरीदाबाद, तो तिगांव से मेरे साथी ललित नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट नहीं मिल पाया था तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और होडल गया था, वहाँ पे जो कांग्रेस के प्रधान हैं चौधरी उदय भान जी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनको शुभकामनाएं दे के आए हैं। शुभकामनाएं देखें, वो बहुत बड़ी जीत की तरफ चल रहे हैं उदय भान जी, बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी का कौन है जो होडल से जो है? होडल से तो बीजेपी का तो कोई मतलब ऐसा बड़ा नाम कोई है? बड़ा नाम नहीं है, वहाँ तो उदय भान जी का ही है। अच्छा, मतलब उदय भान जी का। जैसे कलोई में अगर कोई पूछे कि भाई प्रत्याशी कौन है तो कहेंगे भाई हुड्डा साहब है। मतलब वैसी बात होगी। हाँ। अगर आप जैसे राजनीतिक व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि कौन है भाई वहाँ हाँ। इसका मतलब है ही नहीं, इसका मतलब फाइट नहीं है। यस। अच्छा, क्या समीकरण है वैसे, मतलब अगर होडल और दो अपने नाम लिए तिगांव के, वहाँ बेसिकली कैसे क्या समीकरण रहते हैं रूटीन में? इस बार तो आप बताया माहौल। वहाँ पे देखो, फरीदाबाद में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वहाँ पे तीसरी नहीं है। इन्हीं में हमेशा फाइट होती है। लेकिन फरीदाबाद से लोकसभा के एमपी जो हैं वो तो कृष्णपाल बने थे, और गुज्जर साहब बड़े नेता हैं, उसके बावजूद भी होडल में कांग्रेस को एज बता रहे हैं आप? बिल्कुल है। वो कारण क्या, समीकरण क्या है? कारण ये है कि जो गुज्जर साहब जीते थे वो एक नेशनल उस पर लोकसभा का चुनाव था, और नरेंद्र मोदी जी का भी कहीं फैक्टर था। अब विधानसभा का चुनाव है तो पोजीशन बिल्कुल एकदम बदल चुकी है, सिचुएशन वो नहीं है पहले वाली। और तिगांव की सीट आपने बात की, राजेश नागर और ललित नागर, ये क्या फाइट बनेगी? वहाँ बीजेपी से राजेश नागर वो सिटिंग विधायक हैं, तो कांग्रेस ने एक बिल्कुल नए लड़के को दी है, उसका कोई ज़्यादा कोई ग्राउंड नहीं है। क्या नाम उनका? उनका रोहित नागर नाम है। रोहित नागर। हाँ, तो ये कांग्रेस से चूक हुई है। तो यदि ललित नागर को तो मिलता तो एक तरफा जीत थी। क्या प्रोफाइल है ललित नागर का जो इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? ललित नागर 2009 में तिगांव नया हल्का बना था बिल्कुल, उसके बाद उसी टाइम ललित नागर जी सक्रिय हुए थे राजनीति में, तो उन्होंने अपने उससे खींच के वहाँ पे कांग्रेस को खड़ा किया था। 9 से अब 24 हो गया, तो लगभग 15 साल के लगभग हो गए। तो ललित नागर यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, और एक उनसे भी जैसे बढ़ के बात की जाए तो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्य उन्होंने बहुत किए वहाँ पे तिगांव में। तो जो जिनको टिकट मिली है वो कौन है, मतलब क्या वो किन के खास है? क्योंकि बड़ी वो हाईकमान से अपनी पहले भी बात हुई थी, वो हाईकमान से ऊपर से पैराशूट, यूथ वाला पैराशूट मतलब वो ऊपर पैराशूट आए हैं, तो वो पैराशूट है तो उनको एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं, वो कौन है बस। तो कांग्रेस पार्टी से वहाँ चूक हुई, आपको लगता है वहाँ झटका लग सकता है कांग्रेस पार्टी को? झटका लग नहीं सकता, तो लग चुका है, वहाँ तो लग चुका है 100%। तो यानी कि जो चूक हुई है, शायद अपना कोई स्थानीय हरियाणा का नेता होता तो वो ये गलती ना करता, अगर उनसे पूछा जाता। तो हाईकमान, फिर आपने कहा हाईकमान। आगे चलते हैं फरीदाबाद, और हमने उस साइड की तो बात कर ली। अभी हरियाणा में ना, जैसे कांग्रेस और बीजेपी मुख्य सीट पर लड़ाई इन दोनों के बीच में है। कुछ एक सीट हैं जहाँ इनेलो और जो बसपा का गठबंधन है वो भी दिखाई देता है,
आम आदमी पार्टी भी कहीं कहीं फाइट में दिखती है, चुनाव जीत पाएगी इसका तो नहीं कह सकते हम। और जननायक जनता पार्टी की तो हमने उस दिन बात कर ली थी। अभी कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी और बाकी साथियों ने भी सवाल पूछे थे कि जो कुमारी शैलजा पे अभी एक स्टेटमेंट किसी ने मतलब इनडिसेंट रिमार्क किया है, और हुड्डा साहब ने जब ये पूछा गया तो हुड्डा साहब का भी ये कहना था कि भाई कुमारी शैलजा मेरी बहन है, अगर किसी कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने अगर ये कहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है ये बीजेपी का कोई मैनिपुलेटेड गेम हो, क्योंकि जात के और धर्म पे नाम पे लड़ाई का काम तो उनका है। लेकिन फिर भी हरियाणा की बात करें और तो आप उसको मतलब ऐसी स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? को सत्संग जी, ये एक बहुत गलत और एक निंदनीय स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं आपको हरियाणा के बारे में बताऊं, हरियाणा में लगभग 28% के लगभग जाट है और 22% के लगभग दलित है। उसमें उस 22 में भी 12% के लगभग रविदासी है, जिसमें बहन कुमारी शैलजा जाती हैं। तो ये आज से नहीं, सदियों से जाट का और दलित का एक कॉम्बो रहा है, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे समाज की इन दोनों के गठजोड़ के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी जरूरतें भी साझी हैं। तो और मैं आपको बताऊं, जैसे दूसरे वर्गों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक जाट वर्ग की, क्योंकि मैं तो वहाँ से जन्म लेकर बड़ा हुआ हूँ, बच्चे से देखता आया हूँ बड़े बुजुर्गों को। जो दलित का सम्मान जो जाट समाज के यहाँ होता है, जैसे मेरी माँ, मेरी चाची, ताइयाँ, मैं देखता था वो जैसे दलित बुजुर्गों को एक ऐसा सम्मान देती थी, वही एक ओला घूंघट करना दादा। तो सत्संग जी, जो ये घूंघट की प्रथा है ना, ये ठीक है गलत ये एक अलग विषय है, लेकिन ये उन सभी रेस्पेक्टों से ज़्यादा बढ़ के है, जैसे प्लीज, थैंक यू, अभिवादन, आदाब, सजदा, ये इसके आगे कहीं नहीं ठहरता। ये सबसे बड़ा सम्मान है जो मैं मानता हूँ। तो ये तो हमारे को ऐसा पता नहीं लगता था भाई, जैसे एक उसमें जो एक बराबर का हक जो जाट समाज इनको देता आया है वो। तो मैंने सब आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा गांव तो हम अपन तो पड़ोसी हैं, तो हमारे भी मुझे याद है बचपन में खेत में जब रोटी जाती थी तो रोटी कट्ठी जाती थी, और जब खाते थे तो वो सबको बुला करके भाई तेरी भी रोटी आ रही है, अपने खा ले, और उसी बोइये में से, और वो जो कुछ भी होता था वो समान रूप से एक ही डोले पे बैठ के और सभी खाते थे। तो ये जो आपसदारी थी, और जब जब राजनीति की बात करें तो आपसदारी जब जब टूटी है कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वैसे कांग्रेस ने बड़ी समझदारी की है, 2007 से लगातार, चाहे हम फूलचंद मौलाना से बात करें, कुमारी शैलजा से बात करें, अशोक तंवर की बात करें, और आपके जो प्रधान उदय भान जिनका आपने अपनी नाम लिया, लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रविदासिया समाज से, या मतलब हम ये कहें शेड्यूल कास्ट समाज से रहे, तो जाट का उसका कॉम्बिनेशन रहा है। और इस तरह की कहीं ना कहीं अगर किसी वोटर को दिमाग में ऐसा है कि हमारा राज आ रहा है, क्योंकि आप हर तरह के राज हैं हर तरह के राज है, क्योंकि सामंतवादी टाइम चला गया। अब जो है अगर समझदारी करनी है तो मुझे लगता है कि ये समझना पड़ेगा हर जाति के उसको कि अब सब बराबर हैं, वोट का अधिकार है और वोट कोई कहीं भी दे सकता है, लेकिन अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत है। सत्संग जी, इसमें मेरे को एक बात याद आ रही है, मैं एक बार वहाँ अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बात 1920 के लगभग की है। तो उस टाइम अकाल पड़ते थे हमारे देशी, उसमें तो बुजुर्ग उसको पता नहीं नबिया बोलते थे, कौन सा वो 1890 था या 1990 था, कौन सा साल था सामंत के उस अनुसार। तो हमारे गांव के सभी जो दलित हैं वो उन्होंने गांव इकट्ठा कर लिया, मायना गांव। अरे इकट्ठा करके बोले भाई देखो हम भूखे मर रहे हैं, हम ये गांव छोड़ के कल सुबह निकलेंगे, और आपसे हमने कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि जमीन तो थी लेकिन साधन तो नहीं थे। जमीन वाला भी भूखा मर रहा था, बिना जमीन वाला भी भूखा मर रहा था। तो बोले हमारे से कोई गलती हो गई हो तो भाई हमने इसलिए इकट्ठे कही हो, भाई कोई से गलती होगी हो तो मैं माफ करना, हम कल सुबह जा रहे हैं, कदे तुमने सुबह ये सोचो भाई कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो मेरे दादाजी ने खड़े होकर कहा था, बोले भाई
देखो जब इतने दिन हो गए, एक दिन मेरे को और दे दो, कल का, कल मैं कुछ नहीं कर पाया तो परसों आप चले जाना सुबह। तो दादाजी अगले दिन, क्या नाम है दादाजी? चौधरी मायाचंद नंबरदार, अच्छा। वो सेठ, अपने आड़ती सेठ होते हैं, किसान का तो आड़ती सेठ होता है, उनके पास गए और उनकी बई मंगूठा लगा के और वो जो चांदी के सिक्के लेके आए, और अगले दिन शाम को जहाँ पंचायत थी वहीं पे उसी चौपाट में करके, और जिसके ज़रूरत के अनुसार वो उन्होंने बांटे थे, और उससे वे जो दलित थे वो हमारे गांव में फिर से बस गए थे, नहीं गए थे। और एक और संयोग, जैसे हमारे घर से जो हमारा पाना है, तो जो शमशान घाट का रास्ता है वो आउटर्स, अब तो गांव काफ़ी बढ़ गए, वो उस टाइम आउटर से मानते थे उसको। तो जिस दिन दादाजी एक्सपायर हुए 13 जुलाई 1983, उस दिन सुबह 5 बजे इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, गांव में पानी भर गया था बाहर के जब आउटर में। तो जो दादाजी को उसी दलित बस्ती में से लेकर गए थे, तो मैं 9वीं क्लास में था, मेरे को याद है वहाँ पे जो चल रहे थे वो रुक गए। मैंने आगे जाके देखा तो एक बुजुर्ग वहाँ, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला एक बार मेरे को दर्शन करने दो। दादाजी के दर्शन करके उनके पैर छू के, और फिर उन्होंने ये कहा था भाई ये वो शख्स है जिसकी वजह से हम यहाँ बसे थे। फिर मैंने पिताजी से पूछा बाद में, तब वो क्या कर रहे थे, जब मेरे को स्टोरी का पता लगा जी। तो हमारा तो ये एक बुनियादी इतना गाढ़ा संबंध है, इसको कौन अलग कर सकता है। ये जो आप कह रहे हो ये स्टेटमेंट हमारे इस प्रेम को मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर पॉलिटिकल नंबर्स की बात भी कर लें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि अभी तो रिसेंट कास्ट सर्वे होना है, कांग्रेस पार्टी डिमांड भी कर रही है, तो जो दलित है वो करीब 20% है, और जो जाट समाज है वो करीब 22% है, 4% जट सिख हैं। अगर हम वो आंकड़ा भी मान लें तो 46 का जो नंबर चाहिए, मैजिक फिगर चाहिए, वो बिना इस गठजोड़ के, ये गठजोड़ तो चाहिए और साथ में औरों को भी लेना पड़ेगा। अगर कोई एक समाज सोचे तो हरियाणा में अकेले सरकार नहीं बन सकती, समाज की बिल्कुल नहीं बन सकती। और सत्संग जी, जो ये चुनाव था ना लोकसभा का, इसमें जो ये जातिवाद का काफ़ी हद तक असर खत्म हो गया। क्योंकि देखो दुखी है ना भाई, रोटी सबको चाहिए, तकलीफ सबको होती है, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, तो इसमें आप जाति का वो देखे कब तक वो करोगे। एक और बात है, जैसे हरियाणा में जब से 1966 में बना है, उसके बाद जाट समाज में तो बड़े लीडर हुए हैं। आप चाहे बंसीलाल हो, देवीलाल हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, बीच में भी और जो बड़े नेता हुए हैं, और सुरजेवाला जी हैं, और भी। लेकिन दलित समाज की अगर बात करें तो चांदराम के अलावा जो उनका स्टेचर था, शायद हरियाणा में कोई इतना बड़ा स्टेचर, हालांकि चौधरी दल सिंह भी हुए हैं, लेकिन जो स्टेचर चांदराम का था 1980 से पहले, वो दलित समाज में भी कोई लीडर नहीं है। और लीडर नहीं होता है तब मुझे लगता है कि जो उनकी अगुवाई है या उनकी बात पुख्ता तरीके से रखने वाला भी कोई नहीं होता। इसको आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप तो काफ़ी हरियाणा की राजनीति में काफ़ी समय पहले से एक्टिव हो। देखो ये आपकी बात सही है भाई, चौधरी चांदराम थे, बाबू जगजीवन राम थे, ये मतलब बड़े देश के नेता हुए हैं। तो अब हमारे जो कांग्रेस के प्रधान है वो भी दलित समाज से ही है। दलित समाज से। और अगर कांग्रेस राज में देखें, कांग्रेस राज में अभी अशोक तंवर कल आए थे, परसों शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने भी जो है ना कांग्रेस पार्टी के समय में कुछ एक मुद्दे जो हुए, जैसे मिर्चपुर हुआ, गोहाना हुआ, या काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई, और अगर ये घटनाएं दोबारा होती है तो बहुत कम समय लगेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अलोकप्रिय होने में समय नहीं लगेगा। एक तो देहात का जाट और दलित, एक शहर का जाट और दलित, जो असली जो भाईचारा है वो देहात के उसमें है, दोनों में। जो शहर में चाहे वो जाट आ गया चाहे वो दलित आ गया, उनकी सोच में बहुत बदलाव आ गया, वो उस चीज़ से बहुत दूर चले गए। जो एक हमारी बुनियादी एक मजबूत एक गठजोड़ था, वो उस चीज़ से बाहर आ गए, वो अपने दूसरे हिसाब से सोचते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा थी वो इसी बात पर थी, जो इस तरह की घटनाएं हैं वो दुखद और निंदनीय तो हैं ही, लेकिन समाज को भी समझना चाहिए। राजनीतिक माहौल है,
चुनाव में कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और आप लोगों को आवेश में और भावुक हो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से, वो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आकर अपना आपसदारी और भाईचारा खराब नहीं करना है। तो मैंने साहब अपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।